गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट, इनके बारे में हमने पहले ही देखा है कि ऐसे तो दिए दो टॉपिक है, लेकिन सेम कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते तो उनमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो उसका जितना भी सिलेबस कंटेंट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सारी बातें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली थी। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है इंडक्शन रणूचा ऑफ फोन आला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके लिए पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था उसको इंट्रोड्यूस किया, नहीं देन वहां नंतर पे फोन करतो. फैराडे के लॉ आ गए, एंड फैराडे के लॉ से E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी आ गया। एंड ये डी फाइव बाई डी टी में माइनस लाने के लिए यहाँ पे हमने लेंज लॉ जो था उसको पढ़ा था, लेंज लॉ। और ये लेंज लॉ पढ़ते रहे हमने देखा था कि जब भी हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उस केस में क्या है कि कंपल्सरी एक कंडीशन है कि अगर एक्ट होने वाला फ्लक्स अगर कम होता है तो इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट होती है। एंड अगर एक्ट होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है, क्योंकि इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ का एक ही पर्पस है, कौन सा, अपोज करना। किसको अपोज करना? चेंजिंग फ्लक्स को जिसने उसको प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लेंज लॉ के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। फैराडेज लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, उसके बेसिक इक्वेशंस हो गए। देन उसके बाद में हमने मोशनल ईएमएफ देखा था। मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हमने देखा था कि अगर रोटेटिंग डिस्क है या फिर रोटेटिंग बार है तो उसके ऊपर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बेसिक्स ईएमएफ से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था टॉपिक का, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। एंड सेल्फ इंडक्शन के बाद में था म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन फॉर सेल्फ कॉइल। देन सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, उनके उनका इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंडक्टेंस का क्या रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स का, ये सारी बातें हमने प्रूव की थी। एंड एट द एंड हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, और ये ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप भी देखे थे, एक था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा था स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एंड इसके साथ हमने एडीज करंट क्या होता है इसको भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एडीज करंट मतलब क्या होता है, उसके साथ में एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिलेटेड जितने भी पॉइंट इसेंशियल इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने डिस्कस किए। ठीक है, इसके साथ में मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जो एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको वन बाय वन जब हम डाउट सेशन लेंगे आपके डीपीपीस कंप्लीट हो जाएंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम तब एप्लीकेशन को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। लेकिन बेसिक पार्ट का जितना भी पार्ट था ईएमआई का वो कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर मैंने आपको डीपीपी दी है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको सबमिट करनी है सो दैट वी कैन कंप्लीट द सेक्शन। ठीक है, जितना मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, जितना पार्ट एकदम इसेंशियल है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक दो पॉइंट है जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, जिसके ऊपर कभी क्वेश्चन आके नहीं गए है, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट है, उसको अपन स्किप नहीं करेंगे, लेकिन उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। जब ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, जब फिर से हम इसकी रिवीजन लेंगे तब वो एडिशनल पार्ट हम वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है, इसलिए जितना बेसिक इंपॉर्टेंट कंटेंट है इन द मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें ईएमआई की हमने डिस्कस की थी। एंड ईएमआई को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था एसी सर्किट में? एसी सर्किट में सबसे पहला पॉइंट आ रहा था एसी जनरेटर वाला, एसी जनरेटर। और ये एसी जनरेटर को पढ़ने के लिए हमने वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कॉइल को रोटेट कर रहे थे, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, एरिया ए था, तो एक्ट होने वाला फ्लक्स कितना था, एनबीए था। फिर अगर कॉइल को रोटेट करेंगे विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो फ्लक्स जो है वो चेंज होता था, एंड चेंजिंग फ्लक्स वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड करता था। उसके लिए हमने E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया था। इसके ऊपर से हमें करंट मिला था I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, फिर ये मिलने के बाद हमने यहाँ पे ई नॉट का फॉर्मूला देखा था, कितना था, एन ए बी इंटू ओमेगा। फिर हमने देखा था कि ये एसी एंड डीसी में बेसिक डिफरेंस होता है, एक यूनिडायरेक्शनल है एक बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल होने की वजह से उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली बाय यूजिंग एमीटर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर। तो हमें वहां पे एक अरेंजमेंट करनी पड़ती है जिसको बोला जाता है हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट जो करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जिसको अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वो वाला यूज करते हैं। एंड H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी में हम करंट का स्क्वायर कर रहे हैं,
इसलिए क्या होता है, करंट की जो साइकिल है वो पॉजिटिव थी या फिर निगेटिव थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं होते हुए वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सिमिलर होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हॉट वायर एमीटर से या फिर हॉट वायर गैल्वेनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं करंट की या फिर पोटेंशियल की, तो उसको बोला जाता है ERMS या फिर IRMS। तो IRMS होता है I0/√2, ERMS होता है E0/√2। उसी तरह से अगर हमें एवरेज साइकिल कैलकुलेट करनी है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम पूरे साइकिल पे नहीं लेते, सिर्फ हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करते हैं। एंड अगर हाफ साइकिल पे हमें चाहिए एवरेज वैल्यू, तो हम क्या करते हैं 0.637 इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पीक को, ठीक है, आई की केस में भी एंड ई की केस में भी। तो ये बनेगा 0.637 इंटू ई नॉट। इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, पीक वैल्यू ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ करंट, देन IRMS एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ एंड ERMS, इनका जो बेसिक डिस्कशन था विद प्रूफ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, ठीक है। अवनी ने टेस्ट नहीं दी थी इसलिए उसको एडमिट नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। चलो, तो ये बातें देखने के बाद फिर हमने AC सर्किट का डिस्कशन स्टार्ट किया था। अब AC सर्किट में क्या होता है, क्या होता है AC सर्किट में, ऐसा सर्किट जिसके अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, AC को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है AC सर्किट। व्हाट इज मीन बाय AC सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें हम AC सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वन बाय वन हमने क्या किया था, पहले AC को अप्लाई किया था अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस रजिस्टर अप्लाई करने से E मिला था E0 साइन ओमेगा टी, I मिला था I0 साइन ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में थे। एंड जो इफेक्टिव अपोज टू द करंट था, इट इज प्रोवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इटसेल्फ, ऐसी सिचुएशन थी। उसके बाद में सेकंड केस है, रजिस्टर के बाद में आती है एप्लीकेशन ऑफ AC टू द कैपेसिटर। अब एप्लीकेशन ऑफ AC टू द कैपेसिटर्स में क्या हो रहा था, यहाँ पे E इज इक्वल्स टू जो है वो E0 ऑफ साइन ओमेगा टी था, एंड I इज इक्वल्स टू क्या था, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 था। यानी कि करंट लीड कर रहा था EMF को, और यहाँ पे जो इफेक्टिव अपोज है वो प्रोवाइड कर रहा था XC इज इक्वल्स टू था 1/ओमेगा इंटू C। फिर हमने सेम कैपेसिटर के बाद में AC को अप्लाई किया था टू द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करने से क्या हुआ, अगर हम I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हैं तो E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इतना करंट फ्लो हो रहा था। एंड यहाँ पे जो इफेक्टिव अपोज है, इट इज प्रोवाइडेड बाय XL, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज गिवन बाय ओमेगा इंटू L। ये बेसिक बेसिक कंडीशन हमने देखी थी। उन्हीं को ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा मैं, बट वो कुछ तो प्रॉब्लम उसका, वो ज्वाइन ही नहीं हो रही स्टार्ट से, ठीक है, रिकॉर्ड लेक्चर भेजता हूँ मैं उसको। तो वन बाय वन इनको कनेक्ट किया था, फिर एट द एंड हम क्या कर रहे थे, तीनों को एक साथ मतलब सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे। और अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वहां पे इफेक्टिव अपोजिट प्रोवाइडेड बाय इम्पेडेंस था, Z था। उसके बाद हमने रेजोनेंट सर्किट्स देखे थे, जिसमें क्या होता था, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, इस तरह के दो रेजोनेंस ऑकर होते थे। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता था, जो इफेक्टिव अपोज है वो मिनिमम होता था, इफेक्टिव अपोज मिनिमम होने से जो फ्लो होने वाला करंट है वो मैक्सिमम बनता था। एंड फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम बनने से क्या होता था, वहां पे रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का जो वेव है उसको एक्सेप्ट किया जाता था, इसका मतलब वो बनेगा एक्सेप्टर सर्किट। लेकिन पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है कि जब रेजोनेंस ऑकर होगा, सर्किट में L and C आर पैरेलल टू ईच अदर होंगे, तो उस केस में गिवन फ्रीक्वेंसी जो होगी उस फ्रीक्वेंसी पे जो अपोज है दैट विल बिकम मैक्सिमम। एंड अपोज अगर मैक्सिमम हो गया तो करंट मिनिमम होगा, करंट अगर मिनिमम हो गया इसका मतलब वहां पे जो है उस फ्रीक्वेंसी का वेव एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब रिजेक्ट होगा, तो सर्किट को बोला गया रिजेक्टर सर्किट। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला था, FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, FR इज इक्वल्स टू 1/2π√LC, वेयर L इज द इंडक्टर एंड C इज द कैपेसिटर, ठीक है। इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, बट AC सर्किट का एक पॉइंट बचा था हमारा, दैट इज पावर का, पावर इन AC पहले स्टडी करेंगे विथ रेजिस्टर। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है E इंटू आई, VI होता है, लेकिन V को हम इस टॉपिक में E कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। पावर होती है E इंटू आई, बट रेजिस्टर की केस में E था E0 साइन ओमेगा टी, I था I0 साइन ओमेगा टी। इनको अगर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो बनेगी E0 इंटू I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
ये जो पावर है वो गिवन इंस्टेंट पे थी, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस पावर, पी इंस्टा। लेकिन अगर मुझे एवरेज पावर चाहिए, अब एक छोटी सी अरेंजमेंट आने वाली है, इसको समझ लो, ये स्टेप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मुझे एवरेज पावर चाहिए, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा एवरेज वर्क डन अपॉन एवरेज टोटल टाइम। अब एवरेज वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा? पावर इंटू टाइम करूंगा। एंड टाइम लेना है, तो यहाँ पे वेव की बात चल रही है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है, मतलब हमें पीरियोडिक टाइम लेना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट हम यहाँ पे करेंगे कि एवरेज पावर इक्वल्स टू क्या होगा? एवरेज वर्क डन। अब वर्क डन मतलब पावर इंटू टाइम, पी इंटू डी टी। एवरेज चाहिए मतलब मैं जीरो से टी तक लूंगा, जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तब जीरो, एंड हो गई तब टी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? टी। ये स्टेप अगर क्लियर हो रही है तो आगे का पार्ट एकदम सिंपल है। देखो, दो स्टेप जो बोर्ड पे लिखी है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज की, ये क्लियर है क्या? बोलो, कम ऑन फास्ट। ये दो स्टेप अगर क्लियर है तो आगे का पार्ट एकदम सिंपल हो जाएगा। ओके, मतलब मैंने क्या किया, बस वर्क डन अपॉन टाइम का फॉर्मूला लिया एंड वर्क डन को फिर से पावर इनटू टाइम लिया। तो अब यहाँ पे जो एवरेज पावर है पी एवरेज, वो बनेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी। इंस्टेंटेनियस पावर में कौन है? ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय कैपिटल टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, ये तो कांस्टेंट है, इनको बाहर लेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका बचा? जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन बचा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली याद करो, ये ई नॉट आई नॉट अपॉन टी एज इट इज, इसकी वैल्यू होती है टी बाई टू। कैसे आती है? सिंप्लीफाई करो, नहीं क्लियर हुआ तो व्हाट्सएप पे पूछो, फिर अगर जे वाले है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नीट वालों को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे ई नॉट आई नॉट अपॉन टी एंड इसका इंटीग्रेशन होता है टी बाई टू, तो यहाँ पे टी टी कैंसिल होके इस टू को मैं अगर रूट टू इंटू रूट टू लिखूंगा, तो ये बनेगा ई नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ई नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू, ये कौन हो गई? एवरेज पावर हो गई। बट ई नॉट बाय रूट टू मतलब ई आर एम एस, आई नॉट बाय रूट टू मतलब आई आर एम एस, यानी कि अगर एसी विथ रेजिस्टर कनेक्ट किया है तो उस सर्किट की जो पावर है वो होती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है? चलो कम ऑन फास्ट, राइट डाउन, देख लो, लिख लो, समझ लो, अगर क्लियर है वी कैन प्रोसीड। चलो हो गया। अब ये था एवरेज पावर इन एसी विथ रेजिस्टर। सेम पावर हम कैलकुलेट करेंगे इन एसी रेजिस्टर के बाद में विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर। मतलब कि हम यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर इन तीनों कंपोनेंट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनकी एवरेज पावर हमें कैलकुलेट करनी, तो पूरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या होता है, एवरेज पावर जो है वो आती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये कॉस फाइव वाली जो टर्म है वो एडिशनल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। एंड इस ये कब? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर है तो। एंड इस कॉस फाइव को बोला जाता है एज ए पावर फैक्टर। एंड ये पावर फैक्टर मतलब क्या होता है? ये जो पावर फैक्टर है यानी कॉस ऑफ फाइव, तो ये होता है रेशियो ऑफ ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये जो टर्म है इसको बोला जाता है टीपी। टीपी का मतलब ट्रू पावर, एंड इसको बोला जाता है एपरेंट पावर। तो रेशियो हो गया, पावर फैक्टर मतलब रेशियो हो गया किसका? ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर का, ठीक है? एंड इसका और एक फॉर्मूला होता है cos फाइव इज इक्वल्स टू होता है आर बाय जेड। आर का मतलब रेजिस्टेंस एंड ये जेड का मतलब इंपेडेंस। ये होती है पावर इन एसी विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल सी आर, ठीक है? इसका एक्सप्रेशन पीछे के जैसा ही था।
ठीक है क्लियर? क्लियर है क्या? ओके ठीक है, तो ये हो गया पावर इन एसी, एक विथ रेजिस्टर दूसरी विथ एलसीआर, एंड यहाँ पे और एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो इतने इसेंशियल पॉइंट है एसी के जो थोड़ा सा रिक्वायर्ड था लेकिन पेंडिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमआई एंड एसी का जितना डिस्कशन मतलब रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, उतना यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ पॉइंट्स बचे हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल जो एप्लीकेशन बेस के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब बेसिक टॉपिक के लिए हमें इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, एंड जो डीपीपी मैंने आपको प्रोवाइड